करना तो मकसद नहीं है। इसे हम एक क्लास के तौर पे अगर कंसिडर करेंगे और एज अ स्टूडेंट अगर हम समझेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एग्जैक्टली क्या है, टेक्निकली क्या है, इसके क्या असरात होंगे और इसके सल्यूशन क्या है, किस तरह से इसे रोका जाए या इसमें बदलाव किया जाए, आज हम उस पर बात करते हैं। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक लॉ है, कानून है। कोई भी कंट्री को, कोई किसी स्टेट को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो वहाँ पे कुछ उनको रूल्स और रेगुलेशंस रखने होते हैं, वहाँ पर कुछ कानून और कायदे बनते हैं। उस तरह से हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद तो यहाँ पर जो कानून बने ताकि एक कंट्री को सही दिशा में ले जाया जाए, तो जो कानून बने और जिस बैकग्राउंड से कानून बने हैं वो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली लॉ के दो फील्ड होते हैं, आप अक्सर लोग जानते भी होंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ। कानून के दो ब्रांचेस हैं, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में वो मसले आते हैं जो प्रॉपर्टी हैं, मैरिज है, डिवोर्स है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है जिसको हम विरासत कहते हैं, कस्टडी है, मेंटेनेंस कोड की जिसको कहते हैं, ये सब मामला आगे सिविल। और दूसरी ब्रांच है क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में खास करके वो गुनाह जो आप सब जानते हैं कि मान लो कोई मर्डर है या चोरी है, चीटिंग है, वो दो इंसान के बीच में जो स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है, किसी के खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट उसको फाइट करती है उस इंसान की तरफ से जो उसमें विक्टिम है। तो ये हो गया क्रिमिनल लॉ। अब रही बात हिंदुस्तान में जो लॉज हैं उसमें सिविल लॉ में यूनिफॉर्मिटी अभी है नहीं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सिविल में जो मैंने अभी बात बताया प्रॉपर्टी और पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, उस तरह से क्रिमिनल लॉ में ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी है। जैसे कि जिसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, जो इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस है, ये हिंदुस्तान में हर इंसान को इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या कोई और रिलीजन हो। अगर किसी ने चोरी किया है तो जो चोरी की सज़ा है वो हिंदू को भी उतनी ही है, मुसलमान को भी उतनी है, क्रिश्चियन को और सारे धर्मों को सेम सज़ा है। यहाँ पर पर्सनल लॉ नहीं आ रहा, जबकि चूंकि चोरी की सज़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलग सज़ा है। लेकिन वो क्यों नहीं आया, ये सब को जानने के लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और ये इसकी हिस्ट्री शुरू होती है फतवा आलमगीरी जब से आया, तो बादशाह औरंगज़ेब ने फतवा आलमगीरी, जिसमें कई मुस्लिम स्कॉलर्स को, जूरिस्ट को इकट्ठा करके सारे जो मसले मसाइल हैं, जो पर्सनल लॉ है, उसको इकट्ठा किया। जब यहाँ पे मुग़ल राज करते थे तो तब का जो कानूनी सिस्टम था, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, वो फतवा आलमगीरी से रेगुलेट होता था, कंट्रोल होता था। लेकिन जब 17वीं सेंचुरी में जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ आने के बाद से सबसे पहला उनका जो गवर्नमेंट नहीं आई थी, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक बिजनेस के तौर पे आई थी हिंदुस्तान में, जो बंगाल, बिहार, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहला अपना कंट्रोल करना शुरू किया। कंट्रोल करने के बाद से धीरे धीरे जो उन्होंने पैर फैलाए सारे हिंदुस्तान में, एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल और सोशल
हर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया। मैं इसको कम से कम अल्फाज में मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। 28 के आसपास जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के फर्स्ट गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने आने के बाद सबसे पहले यहाँ की जो सोशल स्टेटस, सोशल हालात हैं उस पर गौर किया। जहाँ पर हिंदूज में कई सारी कुप्रथाएं चलती थी, जिसमें सती प्रथा है। हिंदू लॉज के हिसाब से था कि कोई विधवा हो जाए तो वो मैरिज नहीं कर सकती थी। उस वक्त बाल विवाह भी होता था। तो ये सब कुप्रथाएं समझने के बाद कुछ हिंदूज के जो प्रोग्रेसिव लीडर्स थे, इसमें राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये नाम आते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्हें ये रिक्वेस्ट किया, ये कन्विंस किया कि ये कुप्रथाएं को ख़त्म करने के लिए आप इसमें मुदाखलत करें। और उस वक्त के कंटेम्पररी हिंदूज ने इस बात को अपोज किया। उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने सती प्रथा एबॉलिशन एक्ट निकाला। ये सब सन 1830-40 के आसपास की घटनाएं हैं। उसके बाद जो अगले जो गवर्नर जनरल आए, उन्होंने एक जुडिशियल प्लान बनाया हिंदुस्तान में। उस जुडिशियल प्लान के तहत उन्होंने हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये जो आप लोअर कोर्ट्स देखते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, इनकी पहल रखी। और यहाँ पर उस वक्त उन्होंने क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया। अब क्रिमिनल लॉ में इम्प्लीमेंटेशन में जो आया इंडियन पेनल कोड, जो कि हर इंसान के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, सबके लिए एक क्रिमिनल लॉ रखा। अगर चोरी करेगा तो एक सज़ा, मर्डर होगा तो एक ही सज़ा। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि अलग धर्म है तो अलग सज़ा होगी, अलग चीज़ होगी। ये दौर गुजरता रहा। 1937 जब अंग्रेज़ों ने हिंदू लॉज में कई सारे अमेंडमेंट्स किए, उस वक्त कुछ हिंदू फंडामेंटलिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। और ये ग्राउंड तब भी लिया गया कि भाई आप सिर्फ हमारे लॉज में इंटरफेयर कर रहे हो, कि आप इन लॉज में क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे हो जो मुस्लिम से रिलेटेड है। लेकिन चूंकि अंग्रेज इस बात को जानते थे और उन्होंने इस बात की स्टडी की थी कि जो मुस्लिम्स को रेगुलेट करने वाला जो कानून है, जो शरिया है, ये एक वेल डेवलप्ड कानून था, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम जिसे कहते हैं, ये वो था। क्योंकि फतवा आलमगिरी से हर चीज़ उन्होंने, काजी कौन से सिटी में कौन सा काजी होगा, कौन से इश्यूज वो हैंडल करेगा। और चूंकि दूसरी बात इसमें ये थी कि ये एक डिवाइन लॉ है, ये एक मैन मेड लॉ नहीं है, इसको खुदा के अल्फाज हैं, ये खुदा की तरफ से आया हुआ। ये चीज़ कन्विंस करने में उस वक्त के उलेमा या उस टाइम के जो सोशल हालात थे, जिसके लिए इसमें कभी भी मुदाखलत नहीं हुई। इवन जो कोर्ट्स बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन कोर्ट में जो अंग्रेज जज थे, जब दो मुस्लिम्स के बीच का मैरिज से रिलेटेड इशू हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो शरीयत लॉ को ही इम्प्लीमेंट करते, उसको कंसिडर करके ही वो अपना डिसीजन सुनाते। चूँकि ये मामला आगे बढ़ता रहा, 1937 में कुछ ऐसे सोशल हालात पैदा हुए जब फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। अंग्रेज़ों ने एक लॉ पास किया जिसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कहते हैं, जिससे ये डिसाइड हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का राज है, वहाँ पर हर जहाँ मुस्लिम्स के मसले आएंगे, वहाँ पर शरीयत को ही इम्प्लीमेंट, उसको रेफर किया जाएगा, ना कि कोई और लॉ।
अब इसके बाद 1939 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, इसे कहते हैं मुस्लिम रिजोल्यूशन मैरिज एक्ट। ये पहला वो एक्ट था शरीयत एप्लीकेशन के बाद जो अंग्रेज़ों ने पास करा, जिसमें अलग अलग मैरिज के डिवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए, डिवोर्स के ग्राउंड दिए। इस दौरान कुछ प्रोग्रेसिव हिंदू लीडर्स थे, जिसमें एक बहुत वेल नोन नाम है प्रोफेसर BN राव, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ के स्कॉलर माने जाते हैं। वो बात और है कि उनका मीडिया में या कोई इसमें जिस तरह से सोशली उनका नाम नहीं लिया जाता। अंग्रेज़ों ने उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई 1941 में, जो कमेटी का काम था कि आपको हिंदू लॉ में रिसर्च करना है और आपको एक हिंदू कोड बिल बनाना है। क्योंकि उस वक्त भी कई हिंदूज ने इस चीज़ को अपोज किया, उसके बावजूद ये कमेटी बन गई। 1944 तक इस कमेटी ने 3 साल रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने अपना एक रिपोर्ट उस वक्त की गवर्नमेंट के पास दिया। फिर वो कमेटी को और एक्सटेंशन मिला, क्या और इसमें रिसर्च करें। मीनवाइल 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हुआ। उस वक्त एक संविधान सभा बनाई गई। उस वक्त संसद या पार्लियामेंट नहीं थी। संविधान सभा बनाई गई और पंडित नेहरू और बाबा साहेब अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए भी एक कमेटी बनी, जिसमें वो BN राव, वो भी उसके एक हिस्सा थे, क्योंकि बहुत ही माने हुए स्कॉलर थे। अब होता ये है कि BN राव जो हिंदू कोड बिल बना रहे थे, उस टाइम की संविधान सभा में एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के एक नॉन कांग्रेसी लीडर थे, जिनको पंडित नेहरू ने अपनी गवर्नमेंट में शामिल किया था। ये हिस्ट्री इसलिए जानना ज़रूरी है, आपको ये समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है। ये क्या जख्म है जो आज उसको भरने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस चीज़ को अपोज किया और ये ग्राउंड पे किया कि आप सिर्फ हिंदू लॉज को क्यों रिफॉर्म कर रहे हो, आप मुस्लिम लॉज को टच क्यों नहीं करते हो। क्योंकि उस वक्त के जो सोशल हालात थे, आप जानते हैं उस टाइम पार्टीशन हुआ था और कई मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गए थे महात्मा गांधी के कहने पे, अपील पर। अगर उस वक्त ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली बात मुसलमानों के बारे में आती है, जो कि ऑलरेडी इनसिक्योर थे, उनके अंदर और बेचैनी का माहौल बन जाता है। ये एक हम प्रोबेबल रीज़न समझ सकते हैं। हो सकता है उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ को उस वक्त की गवर्नमेंट ने टच नहीं किया, ना कि उसमें रिफॉर्म की बात की। दूसरा एस्पेक्ट उस वक्त ये था, हिंदू कोड बिल लाने के पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना ये भी था, जो दलित और जो पिछड़ा समाज है, अगर ये बिल नहीं लाया जाएगा तो इन्हें कभी भी आगे नहीं आने दिया जाएगा, जो अपर क्लास है। तो इसकी वकालत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की कि हिंदू कोड बिल को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, इसको कोडिफाई करना। कोडिफाई मतलब आप जानते हैं सेक्शन 1, 2 सेक्शन वाइज जो होता है एक्ट में, उसको बोलते हैं कोडिफाई। ये करना बहुत ज़रूरी है। और वो खुद लॉ मिनिस्टर थे, तो उनके रहते ये बात होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उस वक्त के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर,
उन लोगों ने हिंदू कोड बिल को अपोज किया और इसका इल्ज़ाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पे लगाया कि आप अपना बदला ले रहे हो। जो पहले हिंदू जो अपर क्लास था, जो इन्होंने एट्रोसिटीज़ की हैं, तो आप इनको एक लेवल पे ला रहे हो जो कि हिंदू सिस्टम 4 जो स्टेजेस, उनके जो क्लासेस हैं, इसमें ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 अलग अलग जो उनके कास्ट सिस्टम है, ये हिंदू कोड बिल के कारण वो सब एक जगह आते, जहाँ पर ब्राह्मण को भी सेम प्रोटेक्शन मिलता और दलित को भी वही मिलता, जो कि उस वक्त के जो फैनेटिक्स और फंडामेंटलिस्ट थे उनको ये मंजूर नहीं था। ये इल्ज़ाम लगाने की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1950 सितंबर में रिज़ाइन कर दिया एज ए लॉ मिनिस्टर। लेकिन पंडित नेहरू ने इस मुद्दे को अपने पहला इलेक्शन जब हिंदुस्तान में हुआ उसका मुद्दा बनाया और उन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी और उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि वो उस वक्त जीत कर आने के बाद जो हिंदू कोड बिल जो 1941 से, जो मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा था, जो 1941 से जो इनके चेयरमैनशिप, बीएन राव के चेयरमैनशिप में जो चल रहा था रिसर्च, वो 1954 में कोडिफाई हुआ। ये एक्ट पास हो गए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, ये सारे एक्ट जो 4 इम्पोर्टेंट थे, ये बनाए गए और ये वजूद में आ गए। इसका मतलब हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए, बिल को पास करने के लिए तकरीबन 1941 से 1955 तक के 14 साल का रिसर्च हुआ। और वो भी ऐसे लॉ में रिसर्च किया उन्होंने जिसका कोई डिवाइन, या उनका खुद का ये कहना है कि ये कोई डिवाइन लॉ नहीं है, ये उनका मैनमेड लॉ था। और जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ में जितने कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जितने मसले और मसाइल हैं, उतने मसले मसाइल तो उनके लॉ में थे ही नहीं। उनके सिर्फ 2 ही स्कूल ऑफ थॉट थे, दया भागा और मिताक्षरा, जिसमें भी दया भागा नहीं चलता था, मिताक्षरा के बेस, उसको बेस लगाकर उन्होंने जो उनके वेद थे मनुस्मृति के, वो उसको फॉलो करके ये हिंदू के लॉज बनाए 14 साल में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये 1 महीने में बिना आपको कंसल्ट किए, बिना इस कम्युनिटी के स्कॉलर जूरिस्ट को कंसल्ट किए वो लोग ये लॉ लाना चाहते हैं। तो उस लॉ का, उस कानून का क्या हैसियत होगा जिसके ऊपर रिसर्च ही नहीं किया गया। अब चूंकि हिंदू कोड बिल बन गया था, एक्ट आ गया था, 1955 से लेकर आज तक वही एक्ट पे हिंदू लॉज चल रहा है। अब रही बात, चूंकि एक बात नहीं मानी गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कि आपने हिंदू लॉ में क्यों रिफॉर्म किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही पंडित नेहरू के पास ये ऑप्शन दिया था, अगर आपको यूनिफॉर्म करना है तो आप सारे धर्म को एक ही यूनिफॉर्म कर लॉ लेकर आ जाओ। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि उस टाइम जो पार्टीशन से हालात थे, तो पंडित नेहरू ने वो एक वाइज डिसीजन लिया कि उस टाइम उन्होंने उसको यूनिफॉर्म नहीं किया, जिसके कारण उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ नाम की पार्टी बनाई, जो कि आज का बीजेपी है। कि ये क्यों और किस तरह से, इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है। अब इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसे केसेस हो गए कि चूंकि सिर्फ मुस्लिम का ही एक ऐसा लॉ था जो कि कोडिफाई नहीं किया गया था। कोडिफाई मतलब कोई एक्ट नहीं बना था कि अगर मैरिज है तो मैरिज का क्या, शरीयत के जो कानून हैं, जो टर्म्स हैं, उनको कोई सेक्शन नंबर नहीं दिया गया, आज तक भी नहीं दिया गया। जो कि ये एक डिस्प्यूट का मामला है कि इन्होंने ये शरीयत को एक एक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये एक डिस्प्यूट का बात है। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इसको कोडिफाई करना चाहिए था, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए। अब नहीं करने के कारण कुछ ऐसे उसके कंसिक्वेंसेस हो गए कि कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स इस तरह से आए जो कि इनडायरेक्टली शरीयत में मुदाखलत हुई, जिसमें सबसे फेमस केस आपने सुना होगा
मैं अभी उसका डिटेल भी बताऊंगा, शाहबानो वर्सेस अहमद खान। अब ये शाहबानो वर्सेस अहमद खान है क्या, इसको हम समझते हैं। अहमद खान एक एडवोकेट थे, इंदौर में प्रैक्टिस करते, बड़े फेमस और नामचीन लॉयर थे। उनकी बीवी थी शाहबानो। अब अहमद खान साहब ने दूसरा निकाह कर लिया कुछ शादी के कई साल के बाद। उनको 5 बच्चे थे फर्स्ट वाइफ से। उसके बाद उन्होंने जो अपनी जो फर्स्ट वाइफ थी उनको हर महीना 200 रुपया मेंटेनेंस देते थे अपनी तरफ से कि आप अपना गुजारा इसमें किया करो। कई साल गुजरने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को वो मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। तो तकरीबन 35 साल की शादी के बाद जब वो बूढ़े हुए थे तब उन्होंने एक लॉयर के पास गए और बोले कि मेरा हस्बैंड मुझे अभी कुछ खर्चा पानी नहीं दे रहा। तो वो जब जो उनके लॉयर थे उन्होंने कहा कि हम मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल करें कोर्ट। तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो कि क्रिमिनल लॉ है, मैंने अभी आपको बताया क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्म है। उन्होंने उस 125 के तहत पिटीशन फाइल किया। उस वक्त नोटिस गई, एडवोकेट अहमद खान साहब जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने बोला कि ये हमको एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 क्या कहता है, सिर्फ शरीयत कानून लगेगा और शरीयत में मेंटेनेंस का प्रोविजन है नहीं, सिर्फ इद्दत पीरियड तक वो मेंटेनेंस दे सकता है। क्योंकि उस चीज़ को लोअर कोर्ट ने खारिज किया और पहला मेंटेनेंस लगाया 25 रुपया पर मंथ। फिर अहमद खान साहब ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सेम आर्ग्यूमेंट चला कि ये कानून मुस्लिम को नहीं लगता है क्योंकि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है और उनका तो महर और वो सब मैंने दे दिया है। हाई कोर्ट ने भी उनका की इस बात को खारिज किया और हाई कोर्ट ने 25 रुपये से 179.20 पैसा ये मेंटेनेंस उनको बढ़ा कर दिया उनके वाइफ ने 179 रुपया 20 पैसा। इस पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब चूंकि वकील साहब थे, नामचीन थे और ये काफ़ी चर्चा में हो रहा था मैटर, सारे मीडिया में उस टाइम चल रहा था। इन्होंने उस पिटीशन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डबल जज का एक बेंच था, उसमें एक जज थे फजल अहमद। उन्होंने इस मामले को रेफर किया जो 5 जज का बेंच है, इस ग्राउंड पे किया कि भाई हिंदुस्तान में हर धर्म की औरत को मेंटेनेंस मिल सकता है तो मुस्लिम औरत को क्यों नहीं मिले। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनइक्वालिटी है, तो इस इशू को आप डिसाइड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने इस पर फैसला सुनाया सब बातें सुनने के बाद, और फैसला ये आया कि जो मेंटेनेंस का सेक्शन 125 CRPC है ये मुस्लिम औरत को भी लागू है। वो ये नहीं बोल सकता हस्बैंड आकर के हमारे शरीयत में ये मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपको देना पड़ेगा। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तो उस टाइम के जो सोशल हालात थे, जो मीडिया में इस बात को इतना तूल पकड़ा, और नए नए राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उस टाइम अगर आप जानते हैं केरला के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, ये उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, और एक जिया रहमान साहब थे। अब ऐसा कहते हैं कि ये भी एक पॉलिटिकल इशू बना, चूंकि जो सिखों के साथ हुआ था 84 में, तो सिख नाराज थे और इस बात से और मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो 1986 में उन्होंने एक एक्ट पास करा। ये बात जो है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है डिस्प्यूटेड हो, बट ये उस वक्त के मीडिया में बात चली। 86 में एक्ट पास कराया कि मुस्लिम औरत जिसको डिवोर्स दिया गया है या अलग रहती हैं, उनको ये जजमेंट को ओवरटर्न किया गया कि ये जजमेंट 125 नहीं लागू होगा, उसको एज पर शरिया लगा।
अब ये मामला इस तरह से बढ़ते गए कि ये 1986 का जजमेंट, फिर एक्ट आया, फिर उसके बाद जो बाबरी मस्जिद मूवमेंट चली, 1995 में उस एक्ट को भी चैलेंज किया गया, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और 95 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग से वो जो खारिज किया गया था एक्ट के हिसाब से कि मुस्लिम मेंटेनेंस का केस मुस्लिम औरत नहीं फाइल कर सकती, उस एक्ट के सेक्शन में इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन ये जोड़ दिया कि नहीं, मुस्लिम औरत भी कर सकती है। इसका मतलब शरिया में मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम औरत चाहे वो जाकर पिटीशन डाल सकती है। अब रही बात, हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाना चाहते हैं वो इनडायरेक्टली कई फॉर्म में, एक्ट के फॉर्म में, जजमेंट के फॉर्म में आज के टाइम ऑलरेडी मुदाखलत हुई है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको असर कहाँ करेगा? चूंकि मैंने क्रिमिनल लॉ बता दिया आपको कि वो सबके लिए यूनिफॉर्म है, तो वहां पर तो नहीं है। सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जहां पर ये एक्ट कोड आने के बाद असरात कर सकते हैं। एक है मैरिज, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड, जिसमें मैरिज में डिवोर्स आया, मैरिज खुद आया, बच्चे की कस्टडी आ गई, एडॉप्शन आया। और दूसरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो शरिया लॉ एज ओल्ड से चले आ रहा है, उसमें बेटी को भी हक दिया गया है, जो कि हिंदू लॉ में कभी भी नहीं था। वो सिर्फ अंग्रेजों ने लेकर आया, और वो भी लाया जब उन्होंने एक्ट, उसमें सिर्फ लिमिटेड स्टेट का उनको पावर था, मतलब वो ओनरशिप बन सकती थी बट वो बेच नहीं सकती थी। तो ये सिर्फ दो ही मसले हैं कि प्रॉपर्टी और आपका मैरिज से रिलेटेड। अब रही बात एडॉप्शन का ले लें, या उसके पहले हम लेते हैं जो ट्रिपल तलाक है। जो सायरा बानो का जो केस हुआ, उसके फैक्ट्स इस तरह से थे कि उनके वो थी उत्तराखंड की और हस्बैंड था यूपी का, और वो चाहती थी कि हस्बैंड मेरे पास आके रहे उत्तराखंड, उसके माँ बाप के पास। जो उसने मना कर दिया और ट्रिपल तलाक दे दिया, और उन्होंने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और उस पिटीशन में उन्होंने पॉलीगैमी, जो एक से ज़्यादा निकाह और निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को डिसाइड किया, और बाकी पॉलीगैमी जो पत्नी विवाह और निकाह हलाला उसको पेंडिंग रखा। अब वो पिटीशन भी आज पेंडिंग है, ट्रिपल तलाक हट गया है, ये ऑलरेडी मुदाखलत हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने कानून भी पास कर दिया 2019 में, जिसके लिए सजा भी मुकर्रर है। अब इसके अलावा तीसरी बात आती है जो मौलाना नदवी साहब ने कहा कि एडॉप्शन के बारे में, कि एडॉप्ट हम बच्चे को नहीं कर सकते, शरिया लॉ ये कहती है। बट उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सबीना बेगम एक जजमेंट है, वो जजमेंट के हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट है, उसमें एक प्रोविजन ये बनाई गई कि कोई भी धर्म के हो, अगर आपको बच्चा कोई अडॉप्ट करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात, ये हो गया एडॉप्शन, मेंटेनेंस का बता दिए, डिवोर्स का हो गया। तो ये ऑलरेडी जो जजमेंट्स आए हैं, अच्छा, एक रहा बहुपत्नी विवाह जो पॉलीगैमी, एक सरला मुदगल का एक जजमेंट हुआ। उस वक्त एक हिंदू मिस्टर माथुर थे और उनकी वाइफ थी मीना माथुर। उनके हस्बैंड ने अपने आप को कन्वर्ट किया और एक किसी हिंदू औरत को कन्वर्ट करके मुस्लिम बन के दूसरा निकाह कर लिया। वो निकाह होने के बाद में उस बात को वाइफ ने चैलेंज किया जो हिंदू थी, कि ये कन्वर्ट करके इसने मुसलमान होकर दूसरा निकाह किया, और उसने ये स्टैंड लिया हस्बैंड ने कि भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो दो मैरिज अलाउड है। जब उसने चैलेंज किया तो वो हस्बैंड ने क्या किया कि जो सेकंड वाइफ थी उसको छोड़ के फिर वाइफ के पास गया। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पॉलीगैमी जो बताते हैं कि एक
कन्वर्ट करके उस टाइम में से बहुत सारे केसेस हो गए थे कि हिंदू से मुसलमान हो रहे हैं और बहुत सारे निकाह कर रहे हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इस सब बात का जो निचोड़ है कि हमने जो शरीयत कानून को हमने फॉलो करना चाहिए। हमारे माशरे में जो रिफॉर्म की जरूरत थी, जो रिवॉल्यूशन की जरूरत थी, वो उस लेवल पे कभी भी नहीं पहुंची। इन बातों का गलत इस्तेमाल किया गया कि जो मौलाना नदवी साहब ने कहा, अगर हम हमारी शरीयत को अगर पकड़ के रखेंगे, उसके रूल्स को हम फॉलो करेंगे, तो इसकी खूबसूरती लोगों के सामने आएगी। मेरे पास ऐसे कुछ केसेस हैं कि ट्रिपल तलाक, वाइफ ने सिर्फ एक मैसेज में अपनी सास की बुराई की तो हस्बैंड ने उसको ईमेल पे तलाक भेज दिया। ये जो एब्यूज है, ये जो गलत इस्तेमाल है, ये मामले आगे कोर्ट में चलेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद ये चीज का जो गलत इस्तेमाल हुआ, इसके लिए आज की जो घड़ी आई। अब रही बात ऐसे हालात में करना क्या चाहिए। जो लॉ कमीशन ने जो अभी पब्लिक नोटिस निकाला, जो 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक हमको उसमें हमारे सजेशंस ऑब्जेक्शंस देने हैं। ये लॉ कमीशन है क्या? लॉ कमीशन कोई गवर्नमेंट नहीं है, सबसे बात पहले समझ लीजिए। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इनका काम गवर्नमेंट को एडवाइस देना है, इससे ज्यादा नहीं। इनको कानून बनाने का कोई पावर नहीं है। ये सिर्फ 14 जुलाई तक का आप अपने जितने मैक्सिमम सजेशन ऑब्जेक्शन दे सकते हैं ऑनलाइन दे दीजिए। जितने जाएंगे उनके ऊपर एक गौर फिगर किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है एक प्रपोजल संसद में रखा जाए, तो चूंकि इस गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, वो उस बिल को पास कर सकते हैं। लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन बात ये कंसर्न है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कोई हमारा वजूद नहीं मिटाएंगे, लेकिन ये एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ। अपनी वोट बैंक को अपीज करने के लिए वो जो सप्रेशन कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के खिलाफ, जो जिसे कहते हैं दबाव बनाया जा रहा है, और हमारी कम्युनिटी को हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट में ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिससे उनको वोट में फायदा। अब ऐसे हालात में हमने करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली एक बात जो बेसिक है, जो पिछले 70 सालों में चीजें नहीं सामने आई, कि हमको एजुकेट करना है। हम सबसे पहले अपने आप को, अगर इफ यू वांट टू सी द चेंज इन द वर्ल्ड, बी द चेंज, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और ये एक दिन का काम नहीं, और ना ही ये पिछले 70 साल का कमियां हैं, जो पिछले 2.5 साल से कमियां हैं, जो अल्लामा इकबाल ने जो अशार लिखे, जो 1910 में लिखे थे, जो आज भी एप्लीकेबल है। तो सोचते हैं अगर वो अशार उस टाइम लिखा, मतलब उस वक्त भी ऐसे हालात थे, लेकिन इन हालात को बदलने का कभी भी कोशिश जिस पैमाने पे होना चाहिए वो शायद नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को रिफॉर्म लाएं, अपने खुद के अंदर रिवोल्यूशन लाएं, अपने फैमिली में लाएं। सो हम कह सकते हैं ईच वन टीच वन। आज हम इस महफिल में बैठे हैं, ये हमारा फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना तौफीक दिया कि हम अपना काम छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हैं। इसका मतलब हमको इस काबिल समझा है कि शायद हो सकता है हम अगले 5 लोगों को इस बात को समझाएं। तो इसका मकसद ये है कि आज ये कौम जो कंफ्यूजन और डिप्रेशन मोड में है,
एक कंफ्यूजन और डिप्रेशन मोड हटाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये जो चीज़ें की जा रही है, जो साजिशें की जा रही है, जैसे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमको इसको काउंटर कैसे करना है। तो हम अपने तरफ से अपने आप को एजुकेट करें, अपने आसपास वालों को एजुकेट करें। हम एक फॉर्म भरते हैं, हम 25 फॉर्म भराएं, हमने अपने आसपास 50 फ़ोन होंगे। हमारे दोस्त है बाबा ऋषिवार, जितना मैक्सिमम दबाव बना सकते, एक ये हो गया। दूसरा, जैसे जमात हैं या और दीगर जमातें हैं, मसलब की या NGOs हैं, ये अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे दें कि ये गवर्नमेंट हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जूरिस्ट हैं, हर कम्युनिटी का जो उस लॉ में माहिर है, उनकी एक पैनल बनाया जाए और उस पैनल के जो सजेशन होंगे उसको लॉ बनाते वक्त इसको कंसीडर किया जाए। तो लॉ सिर्फ दो ही बारे में बनना है, एक तो प्रॉपर्टी और एक मैट्रिमोनियल। तो इस पर इसका कितना असर होगा, तो वो जूरिस्ट जो स्कॉलर्स होंगे, तो हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। तीसरा एक बात है कि इस बारे में हमारे घर के औरतों को भी हमको अवेयर कराना चाहिए, उनको भी एजुकेट कराना चाहिए। ये मसले सिर्फ मर्दों के नहीं है, औरतों के साथ सबसे ज़्यादा है। और रही बात ये जो लॉ अगर जब भी पास हो, चूंकि इसका कोई ड्राफ्ट हमारे पास नहीं है, ना ही इस गवर्नमेंट ने किसी की ब्लूप्रिंट हमारे पास रखी है, तो इसलिए इस ड्राफ्ट पर कैसे ड्राफ्ट होगा, क्या लॉज होंगे, इस बारे में सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, हम सिर्फ एक प्रिजम्पशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं ये किस तरह का होगा। इसलिए जब तक कि वो बिल आएगा नहीं, तब तक घबराने की तो बात है नहीं, लेकिन हम हमारी बात कम से कम गवर्नमेंट तक पहुँचाएं और बड़ी तादाद में पहुँचाएं। और जब भी खुदा ना खास्ता अगर ये जब लॉ पास होगा, अगर उसमें ऐसे कुछ बातें होंगी जो हमें एक्सेप्ट नहीं है, तो हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ है, हम उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। और उससे भी अहम बात, ये आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं करेगा कि जो लॉ पास हुआ है आपको वही फॉलो करना है। मसलन अगर कोई फैमिली है जिसमें 4 से 5 भाई हैं, अगर आपके घर में एक फैमिली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और 2-3 बहनें हैं भाइयों के साथ, आपके पास अपना इतना पावर होगा कि शरीयत लॉ के हिसाब से जो बेटी को जो हक मिलना चाहिए, तो आप लोगों को अपना शरिया लॉ खुद फॉलो करना पड़ेगा। और घर में बैठने के बाद इस बात को सॉल्व करके एक जो MOU बनेगा और कोर्ट में ले जाकर जमा करोगे, तो कोर्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि वाई यू आर नॉट फॉलोइंग दिस लॉ। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे मेरे भाई को कितना देना है और बहन को कितना देना है, और वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप झगड़ोगे तो उन्हें ये मौका ज़रूर मिलेगा कि ये लॉ को आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। और एक लास्ट आखिरी बात रखता हूँ, वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, वक्त की किल्लत है। मार्टिन ल्यूथर किंग कहते हैं, इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसओबे अनजस्ट लॉज। ये आपका नैतिक अधिकार है, अगर आपके खिलाफ अगर कोई अनजस्ट गलत लॉ अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको डिसओबे करें, उसका कानून को तोड़ें। अगर वो अनजस्ट है, इल्लीगल है, आपके अधिकारों का हनन करता है। ये बात कह के मैं अपनी बात करूँगा।